नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी क्लास लेके आए हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बालुका स्तूप थे उन बालुका स्तूपों के ऊपर चर्चा की थी और आज हम एक नए बालुका स्तूप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। बोर्ड पे जैसा कि आपको दिख रहा है हम पैराबोलिक बालुका स्तूप के बारे में आज जानने वाले हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप। और इससे पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बालुका स्तूप के ऊपर चर्चा कर ली थी, उसका नाम था बरखान अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, उसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी और बरखान के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो टीले हैं उनकी हमने चर्चा कर ली थी। आज महत्वपूर्ण जो टीला है पैराबोलिक, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, इस टीले की विशेषता है वो क्या क्या है, किस प्रकार से इस टीले को किस स्थान पे किस नाम से जाना जाता है, ये सारी जो चर्चा है वो आज हम करने वाले। बहुत ही अच्छा लगा, विद्यार्थियों ने वीडियो को क्या है लाइक किया और शेयर भी किया, आगे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी बच्चा जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको पता है कि सीटी का एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करें, इसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी एग्ज़ाम है, उसकी डेट है वो घोषित कर दी गई है। तो चैनल से जुड़ें आप और राजस्थान का जो नया भूगोल है उसको पढ़ें, निरंतर आप क्लास लें ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो सके। हम भी प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आपको दिया जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें क्योंकि सारी बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बालुका स्तूपों से संबंधित। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था बरखान। बरखान के बारे में देख लिया था कि पैराबोलिक जैसे कि पैराबोलिक है, इस प्रकार की जो आकृति है वो आपको नजर आएगी, इस प्रकार की जो आकृति है वो नजर आने वाली है। इससे पहले हमने पढ़ा था अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि हवा चल रही है, हवा ऐसे तो नहीं है कि सीधी चल रही है, ठीक है, तीर की भांति चल रही है, हवा चल रही है और हवा है वो देखो यहाँ पर हवा है, उसकी स्पीड क्या है, कम है, उसकी गति क्या है, कम है। गति कम होने के कारण ये क्या करती है, यहां से मिट्टी का कम ही क्या करती है, कटाव करती है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप की मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद में पैराबोलिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये जो मिट्टी का कटाव है ये बहुत ही धीमी गति से करती है। तो धीमी गति से करने के कारण ये अंदर तक यानी आंतरिक भाग तक मिट्टी का कटाव नहीं करने से इनकी जो भुजा है, इसकी देखो ये जो है ना, ये जो सिरे हैं ये क्या है, जो इसकी ये कॉर्नर है, जो किनारा है, ये किनारे तक ही क्या है मिट्टी को काट पाती है। ठीक है, जबकि पैराबोलिक हम बालुका स्तूप की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर समझा देता हूं मैं पैराबोलिक के बारे में। इस प्रकार से क्या है, पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है उसका इस प्रकार से क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है जिसे बरखान के नाम से जाना जाता है। हवा की तीव्रता क्या है, यहाँ पर कम है। हवा की तीव्रता कम होने के कारण किनारों के पास से मिट्टी का कटाव क्या होता है, कम होता है। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, यहां यानी तीव्र गति के साथ में क्या है, हवा क्या करती है, किनारों के पास से मिट्टी का क्या करती है, कटाव करती है। इसलिए ये जो बालुका स्तूप, जो पैराबोलिक बालुका स्तूप है, ये क्या है, इनकी जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा होती है। इनकी लंबाई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। तो आपको इसकी जो आकृति है वो कुछ किसके समान है वो नजर आ रही है आपको। ये जो पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र के अंदर भी देख सकते हैं, पैराबोलिक बालुका स्तूप इस प्रकार से। तो ये जो पैराबोलिक बालुका स्तूप है इसकी जो आकृति है वो आपको
कैसी दिखाई दे रही है या किसके समान है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपके सामने बना दिया है। अगर हम इसको आगे से क्या कर दें, इस प्रकार से बंद कर दें, इस प्रकार से क्या कर दें, बंद कर दें, तो ये महिलाओं का जो हेयर पिन होती है, लड़कियों की जो हेयर पिन होती है बालों के अंदर लगाने के लिए जो हेयर पिन होती है, उसके समान इसकी जो आकृति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। महिलाओं के हेयर पिन या लड़कियां जो हेयर पिन लगाती हैं बालों के अंदर, उसके समान क्या है, इसकी जो आकृति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, महिलाएं क्या करती हैं, इसके अंदर बालों को फंसाकर यहाँ से क्या कर देती है, प्रेस कर देती है, यानी दबा देती है, जिसके कारण यहाँ पर बाल है वो एक जगह स्थायी रूप से क्या है, स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है, तो महिलाओं के हेयर पिन के आकृति की क्या है, ये जो पैराबोलिक बालों का स्तूप है, ये क्या है, महिलाओं के हेयर पिन के समान क्या है, आकृति इसकी। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हम इस बालू का स्तूप को किस नाम से जानेंगे, तो हम बात कर लेते हैं महिलाओं के हेयर पिन की आकृति के समान, महिलाओं के हेयर पिन आकृति के समान क्या है, पैराबोलिक बालों का स्तूपों की क्या है, आकृति है। इसके बाद में सेवन पैटर्न, ये भी क्या है, महिलाओं के हेयर पिन के समान ही क्या है, सेवन पैटर्न की आकृति किसकी है, पैराबोलिक बालू का स्तूपों की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इन बालू का स्तूपों का जो निर्माण है, ये बालू का स्तूप क्या है, ये बालू का स्तूप है अस्थायी बालू का स्तूप। ठीक है, गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूप नहीं है, वो हमने पढ़ लिया था बरखान के बारे में। ठीक है, बरखान क्या है, स्थानांतरित बालू का स्तूप है, एक जगह से दूसरी जगह जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से जब मिट्टी उड़ती है तो एक जगह से दूसरी जगह क्या है, वो मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस बरखान को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित बालू का स्तूप कहा जाता है। अब देखो, ये जो बालू का स्तूप है, पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, ये स्थानांतरित बालू का स्तूप नहीं है। ये कैसे बालू का स्तूप है, तो ये अस्थायी बालू का स्तूप है। ठीक है, अब अस्थायी क्यों है, इनमें जो प्राकृतिक बाधा है, उस प्राकृतिक बाधा के कारण ये जो बालू का स्तूप है, ये क्या है, जब तेज हवा चलती है तो हवा के साथ में मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, और मिट्टी का कटाव होने से कोई प्राकृतिक बाधा इनके सामने आने से क्या है, ये अस्थायी बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब देखो, अस्थायी बालू का स्तूप जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये अस्थायी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ आ जाता है और किसी पेड़ के आने से यहाँ पर ही मिट्टी का क्या है, इसकी जड़ों के अंदर क्या है, जमाव हो जाता है। इसकी जड़ों के अंदर जमाव होने के कारण क्या है, ये बालू का स्तूप है, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। आगे की तरफ नहीं बढ़ने के कारण इनको क्या है, अस्थायी बालू का स्तूपों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको अस्थायी बालू का स्तूप। ठीक है, सेवन पैटर्न निर्माण देख लेते हैं हम। निर्माण की अगर बात करेंगे हम, तो वनस्पति या समतल मैदान के उत्पाटन से निर्माण, वनस्पति या समतल मैदान के उत्पाटन से, उत्पाटन से। अब ये उत्पाटन क्या होता है, वनस्पति या समतल मैदान के उत्पाटन से। उत्पाटन का मतलब होता है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी हवा के साथ में उड़ती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। क्या हो जाती है, मिट्टी ढीली हो जाती है। तो ढीली हो जाने के कारण क्या है, वो हवा के साथ में एक स्थान से उड़कर क्या है, दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, पहले मिट्टी किस रूप में थी, कठोर अवस्था में थी। उसके बाद जैसे ही क्या है, तेज हवा चलती है, तीव्र गति के साथ में हवा चलती है, तो उसके साथ में मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। उसके कारण क्या है, मिट्टी एक स्थान से उड़कर क्या है, दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। उसको क्या है, उत्पाटन कहा जाता है। तो वनस्पति का उत्पाटन या समतल मैदान के अंदर जो भी मिट्टी है, वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढीली होने के कारण जब जमा हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, इन पैराबोलिक बालू का स्तूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद में देखो, ये जो बालू का स्तूप है, पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है,
ये स्थायी क्यों है? क्यों स्थायी है? क्योंकि देखो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होंगे, इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जड़ों के अंदर क्या है? मिट्टी है। वो क्या है? लगातार क्या है? जमती जाएगी। जम जाने के कारण क्या है? ये स्थायी क्या है? बालू का स्तूप है। तो ऊंचे पेड़ों की जड़ों के निकट स्थायी, ऊंचे पेड़ों की जड़ों के निकट, जड़ों के निकट स्थायी, यानी ये स्थायी बालू का स्तूप है। ये क्या है? स्थायी बालू का स्तूप है। ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के निकट क्या है? ये स्थायी हो जाते हैं। जैसा कि चित्र के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये जो बालू का स्तूप है, ये देखो यहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहा है और ये बालू का स्तूप इसके क्या है? जस्ट पास में क्या है? यहाँ पर स्थायी हो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे है वो मिट्टी उड़कर नहीं जा पा रही है, क्योंकि ये पेड़ है, ये अवरोधक का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। इसलिए पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, इनको क्या कहा जाता है? स्थायी बालू का स्तूप कहा जाता है। जबकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बरखान है वो क्या है? स्थानांतरित बालू का स्तूप, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है? ये बालू का स्तूप क्या है? जब हवा चलती है तो हवा के साथ में क्या है? मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसके कारण इनको स्थानांतरित बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इसकी जो भुजा है, इसकी जो किनारे हैं वो क्या है? इसके जो किनारों की जो क्या है? लंबाई है, ये क्या होती है? कम होती है। जबकि आपको यहाँ पर जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, इनकी जो भुजा है, इनकी भुजा की जो लंबाई है वो आधा किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक क्या है? इनकी लंबाई होती है। यानी इनकी जो भुजा है बालू का स्तूपों की, तो इनकी भुजा की हम बात करेंगे तो ये आधा किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर है। जबकि हमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये जो बरखान है, बरखान की जो क्या है? ये भुजा है, इस भुजा की जो ये यानी किनारे मान सकते हैं, ये जो किनारे हैं, इन किनारों की जो लंबाई है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। क्योंकि हवा है वो इतनी कम गति के साथ में चलती है कि किनारों से ही मिट्टी का क्या करती है? कटाव करती है। जबकि हमें इस पैराबोलिक बालू का स्तूप की चर्चा करेंगे तो पैराबोलिक बालू का स्तूपों में हवा की गति क्या होती है? तेज। तेज होने के कारण हवा क्या करती है? मिट्टी का क्या है? अंदर तक क्या है? कटाव करती है। तो अंदर तक कटाव करने के कारण क्या है? ये इन बालू का स्तूपों की जो भुजा है वो आधा किलोमीटर से 4 किलोमीटर क्या होती है? लंबी होती है। अब इसके बाद में हम विस्तार की चर्चा कर लेते हैं, यानी इन बालू का स्तूपों का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है। यानी पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, इनका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है। तो हम बात कर लेते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, इनका जो विस्तार है वो सर्वाधिक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है उनका विस्तार है वो कहाँ पर पाया जाता है, यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है, या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूपों का प्रकार पाया जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है? जैसलमेर। जैसलमेर में सभी प्रकार के क्या है? बालू का स्तूप हैं वो क्या है? पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 नंबर पर फलोदी, यानी जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इनका जो विस्तार है वो फलोदी के अंदर भी है। इसके बाद में हम बात करते हैं गंगानगर। तो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इनका विस्तार कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर भी है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है ये क्या होते हैं, हम बात करते हैं तो ये जो बरखान होते हैं, बरखान जो बालू का स्तूप है, इनके अंदर जब मिट्टी का कटाव होता है तो हवा की गति बहुत ही धीमी होती है, जिसके कारण ये किनारों तक ही क्या है? मिट्टी का क्या है? देखो यहाँ पर कटाव कर पाता है। जबकि पैराबोलिक जब बालू का स्तूपों के अंदर जब हवा चलती है तो वो तेज गति के साथ में इन बालू का स्तूपों को क्या करती है? कटाव करती है, अंदर तक कटाव करती है, जिससे कि इनकी भुजा की जो लंबाई है वो आधा किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक क्या हो जाती है? इनकी लंबाई हो जाती है। ये महिलाओं के हेयर पिन की आकृति के समान की क्या होती है? ये बालू का स्तूप होते हैं। जो महिलाएं अपने बालों के अंदर हेयर पिन लगाती हैं
उस हेयर पिन के समान क्या है, इन बालुका स्तूपों की क्या होती है, आकृति होती है, जिसको सेवर्न पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। यानी महिलाओं के हेयर पिन की आकृति के कारण इसको सेवर्न पैटर्न के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। निर्माण की हम बात करते हैं तो निर्माण कैसे होता है इन बालुका स्तूपों का, तो वनस्पति या समतल मैदान के उत्पाटन से। उत्पाटन का मतलब होता है कि मिट्टी ढीली हो जाती है, ढीली हो जाने के कारण जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा के साथ में क्या है, मिट्टी एक स्थान से उड़कर क्या है, दूसरे स्थान पर जमा होती है। तो मिट्टी का मैदान का उत्पाटन। ऊंचे पेड़ों की जड़ों के निकट अस्थायी, यानी जो पैराबोलिक जो बालुका स्तूप होते हैं वो क्या है, अस्थायी बालुका स्तूपों की श्रेणी में आते हैं। ये अस्थायी बालुका स्तूप हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विस्तार की अगर चर्चा कर लेते हैं हम, तो विस्तार जैसलमेर, फलोदी और गंगानगर के अंदर है। विस्तार कहाँ पर है, जैसलमेर, फलोदी और गंगानगर के अंदर है। तो एक बार अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम अगले बालुका स्तूप के ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे हम अगली जो बालुका स्तूप है, इस अगले बालुका स्तूप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप के ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट जो बालुका स्तूप है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तारांकित। जैसे देखो हम बात करते हैं तारांकित को समझेंगे, तो तारांकित बालुका स्तूप को समझने के लिए जैसे हमारे पास मिट्टी है ये, तो इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसमें क्या है, मिट्टी है, ये इस प्रकार से मिट्टी है। यानी तारांकित जो बालुका स्तूप है उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, इसकी जो प्रक्रिया है वो समझ रहे हैं हम। तो ध्यानपूर्वक देखना है आपको किस प्रकार से तारांकित जो बालुका स्तूप है इसका जो निर्माण है वो होता है। तो इस प्रकार से मिट्टी, रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी का जमाव होता है। और अब आपको पता है हवा है, हवा ऐसी तो है नहीं कि हवा किसी तीर की भांति एक दिशा के अंदर चलती है। हवा क्या होती है, अनियमितवाही होती है, अनियमित वाही, ठीक है। हवा है वो इस प्रकार से इधर से आई, हवा है वो ऊपर से आती है इस प्रकार से, ठीक है। हवा है वो इस दिशा से आई, कुछ थोड़ी सी हवा है वो इस दिशा से जाती है, हवा है वो इस दिशा से जाती है कुछ, और हवा है वो इस दिशा से जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आकृति है ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है, ठीक है। तो ये जो आकृति है, यानी हवा ऐसे तो है नहीं कि एक तीर की भांति है और सीधी है वो निकल जाएगी, नहीं, अनियमित वायु, यानी किसी भी दिशा से हवा है वो चल सकती है। तो इस प्रकार से देखो ये जो आकृति है, ये जो आकृति बन रही है इस प्रकार से, ये जो आकृति बन रही है, तो ये किस प्रकार की, तारे के समान आकृति बन रही है। किसके समान आकृति बन रही है, तारे के समान आकृति बन रही है। और बोर्ड पर भी यहाँ को आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है, एक तारे के समान क्या है, आकृति है, ठीक है। तो इसलिए इसको तारांकित बालुका स्तूप कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं इस बालुका स्तूप को किस किस नाम से जाना जाता है। तो अनियमित वाही, इस बालुका स्तूप को अनियमित वाही, अनियमित वाही, अनियमित वाही पवनों के प्रवाह से निर्मित, पवनों के प्रवाह से निर्मित, पवनों के प्रवाह से निर्मित, अनियमित पवनों के प्रवाह से निर्मित क्या होते हैं, ये जो तारांकित बालुका स्तूप हैं इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इससे क्या है, निर्मित होते हैं, यानी हवा है वो किसी एक दिशा से ना चलकर अन्य दिशाओं से आकर क्या है, मिट्टी का कटाव करती है, और मिट्टी का कटाव करने से इस प्रकार के जो बालुका स्तूप है इनका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि ये क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध, ये क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये जो बालुका स्तूप है ये आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक श्रृंखला से, एक क्रम से क्या होते हैं, ये जो बालुका स्तूप है इनका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या है, ये बालुका स्तूप है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से होते हैं और ऊंचाई की बात करते हैं। यानी ये जो तारांकित बालुका स्तूप है इनकी जो ऊंचाई है वो 10 से 25 मीटर क्या होती है, इनकी ऊंचाई होती है। जो तारांकित बालुका स्तूप है, इन तारांकित बालुका स्तूपों की
जैसे कि मैं ऊंचाई की बात करूंगा तो ये जो ऊंचाई है ये कितनी होती है, 10 से लेकर 25 मीटर क्या होती है, इनकी ऊंचाई होती है। श्रृंखलाबद्ध यानी एक श्रृंखला के अंदर क्रम के अनुसार क्या होते हैं, ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो विस्तार है यानी इसका जो फैलाव है, विस्तार है तारांकित बालू का स्तूप का, तो तारांकित बालू का स्तूप का जो विस्तार है वो कहां कहां पर है और किस प्रकार से, ठीक है। तो हम बात करेंगे मोहनगढ़ और पोखरण, ये दोनों क्षेत्र है, ये कहां पर, जैसलमेर। ये दोनों क्षेत्र जैसलमेर के अंदर, मोहनगढ़ और पोखरण जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर में इन जो बालू का स्तूप है, तारांकित बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, अनियमित वाही पवनों के प्रवाह से, यानी पवन है, ठीक है, पवन है वो क्या है, किसी भी एक दिशा के अंदर ना चलकर, तीर की भांति किसी एक दिशा के अंदर नहीं चलती हैं, एक दिशा के अंदर ना चलकर क्या है, अलग अलग दिशाओं से पवन क्या है चलती हैं, और मिट्टी का क्या करती हैं, कटाव करके मिट्टी को क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है जमा कर देती हैं। तो उससे बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो है तारांकित बालू का स्तूप, यानी तारे के समान क्या है इसकी आकृति बन जाती है श्रृंखलाबद्ध तरीके से, यानी क्या है एक श्रृंखला के अंदर एक क्रम से क्या है इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो आपको श्रृंखला के अंदर ही क्या है मिलने वाले हैं, यानी मिलेंगे। ऊंचाई की अगर हम चर्चा करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे हम, ऊंचाई होती है इनकी 10 से लेकर 25 मीटर तक क्या है, ये जो बालू का स्तूप है ये ऊंचे होते हैं, ठीक है। विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। विस्तार, मोहनगढ़ पोखरण ये क्या कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। मोहनगढ़ के अंदर, पोखरण के अंदर इन तारांकित बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर क्या पाया जाता है, इस प्रकार के बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे इंसेलबर्ग बालू का स्तूप। देखो इंसेलबर्ग बालू का स्तूप ये छोटे छोटे हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग जो बालू का स्तूप है इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। इंसेलबर्ग जो बालू का स्तूप है ये क्या होते हैं, कहां पर इन बालू का स्तूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इंसेलबर्ग बालू का स्तूपों की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके अंदर हम बात करेंगे ये क्या होते हैं, कौन से क्षेत्रों के अंदर। तो इंसेलबर्ग जो है वो क्या है, चट्टानी जो क्षेत्र होते हैं, जो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश होते हैं, उन मुक्त प्रदेशों के अंदर जहां पर क्या है कुछ चट्टानी भाग पाया जाता है, उन चट्टानी भागों के अंदर मरुस्थल के अंदर क्या है, जो चट्टानी मरुस्थल होता है उस चट्टानी मरुस्थल के अंदर क्या है इस प्रकार के बालू का स्तूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग बालू का स्तूप कहा जाता है। तो एक बार आप देखिए इंसेलबर्ग बालू का स्तूप, तो चट्टानी प्रदेश के अंदर, किसके अंदर, चट्टानी प्रदेश के अंदर ये जो इंसेलबर्ग के जो बालू का स्तूप है, इंसेलबर्ग बालू का स्तूप है, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में इनकी जो आकृति है वो गुंबदाकार, इनकी जो आकृति है वो गुंबदाकार होती है। गुंबदाकार आकृति के अंदर ये जो बालू का स्तूप है ये आपको देखने को मिलेंगी, और इनका जो विस्तार है वो न्यूनतम पाया जाता है। इनका जो विस्तार है वो क्या पाया जाता है, न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, जहां पर बालू का स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं, वहां पर क्या पाया जाता है, चट्टानी प्रदेश पाई जाती है। तो चट्टानी प्रदेश के अंदर क्या है, ये जो इस प्रकार के इंसेलबर्ग प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये क्या है वहां पर पाए जाते हैं। तो चट्टानी प्रदेश के अंदर आपको क्या है, गुंबद के आकार के अंदर क्या है, इंसेलबर्ग जो बालू का स्तूप है वो देखने को मिलेगा। इसका जो विस्तार है वो क्या है, न्यूनतम पाया जाता है। इसका विस्तार क्या है, न्यूनतम पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे हम। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
अब आगे चर्चा करने वाले हैं हम नेत्रक बालुका स्तूप। इसके ऊपर चर्चा कर लें। ये चट्टानी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक आपको इंसेल प्रकार के क्या बालुका स्तूप मिलने वाले हैं और गुंबद के आकार के समान क्या होती है, इनकी आकृति होती है और विस्तार है वो क्या इसका न्यूनतम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेत्रक बालुका स्तूप। नेत्रक बालुका स्तूप, नेत्रक बालुका स्तूप। देखो नेत्रक बालुका स्तूप, नेत्रक का मतलब क्या होता है? जाल, जाल या जाली। नेत्रक का मतलब क्या होता है? जाल या जाली, यानी जाल के रूप में जो फैले हुए, जाल के रूप में फैले हुए। नेत्रक भी एक क्या है? जाल के रूप में क्या फैला हुआ है। तो उसी प्रकार से क्या है, नेत्रक का मतलब यह है जाल या जाली, यानी जाल या जाली के रूप में जो फैले हुए बालुका स्तूप है वो नेत्रक बालुका स्तूप कहलाते हैं। अब देखो नेत्रक बालुका स्तूप के बारे में जान लेते हैं। तो निर्माण की अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे निर्माण, तो निर्माण की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक टीलों के पार्श्व पर, पैराबोलिक टीलों के पार्श्व पर, पार्श्व का मतलब पीछे की ओर, यानी अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक टीलों के पार्श्व यानी पीछे का जो भाग है जहां से मिट्टी क्या है मंद गति के साथ में चलकर क्या है मिट्टी का जमाव करती है, वहां पर क्या है नेत्रक बालुका स्तूपों का क्या है विस्तार पाया जाता है। यानी देखो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, यानी ये जो टीले हैं ये क्या है, तीनों टीले हैं वो अस्थायी टीले हैं, जबकि इसके अंदर बरखान नहीं आया। बरखान क्या है? स्थानांतरित अस्थायी बालुका स्तूप है। जबकि अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक जो टीले हैं वो अस्थायी टीले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि ये जो टीले हैं ये क्या है? अस्थायी टीले हैं, जबकि बरखान है वो क्या है? एक प्रकार का अस्थायी टीला है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नेत्रक बालुका स्तूप है वो अस्थायी या अस्थायी किस प्रकार के बालुका स्तूपों के पीछे यानी पार्श्व पर बनने वाला टीला है। ठीक है, तो आपको क्या है इसका आंसर क्या देना है? अस्थायी बालुका स्तूपों के पार्श्व पर बनने वाला क्या है? नेत्रक बालुका स्तूप है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या पैराबोलिक टीलों का विस्तार पाया जाता है, वहीं क्या है नेत्रक जो बालुका स्तूप है इनका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। ठीक है, एक मैं बता देता हूं सबरकाफिज के बारे में। सबरकाफिज जो बालुका स्तूप है इसको क्या है? अवरोधी बालुका स्तूप, यानी ये क्या है? कोई झाड़ी, कोई झाड़ी या किसी भी पशु का जो कंकाल है, इस कंकाल जब ये क्या है हवा चलती है तो हवा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। जमा हो जाने के बाद में क्या है? जमा हो जाने के बाद जब कोई झाड़ी आ जाती है बीच में या कोई पशु का कंकाल आ जाता है तो उससे टकराकर मिट्टी वहीं पे जमा हो जाती है। और लगातार जब हवा चलती है, हवा ऐसे तो है नहीं कि बंद हो गई, लगातार जब हवा चलती है, हवा चलने के दौरान क्या है जब मिट्टी उस स्थान से उड़कर वहां पर जमा होने लगती है तो क्या है धीरे धीरे एक टीले का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, अवरोधी बालुका स्तूप। ठीक है, सबरकाफिज, सबरकाफिज बालुका स्तूप। तो इस प्रकार से हमारे जो सारे जो बालुका स्तूप हैं वो समाप्त हो चुके। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बालुका स्तूपों के बारे में हमने की। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना और आगे हम बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, क्योंकि बालुका स्तूप युक्त प्रदेशों के अंदर हमने अनेक प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं उनके ऊपर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। अगर आपको कोई संशय या कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और इन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि सीईटी के एग्जाम हैं वो अभी आने वाले हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल
देख लें या हमें ग्रेजुएशन लेवल देख लें, तो दोनों के एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें आप। और आगामी जो भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे रीट की आ रही है, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है, राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वीडियो है ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि क्या है उनको भी फायदा मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।